नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑफिसर में। तो अभी तक आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंच जाए। तो हम लोग पिछले दिनों देखे थे जियोग्राफी के सीरीज। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के सीरीज, क्योंकि एईडीओ और बीपीएससी के एग्जाम में एईडीओ और बीपीएससी जो 72वीं बीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं उनको बहुत इनमें से सवाल मिलता है। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये पॉलिटी का। देखिए शुरू करते हैं हम लोग, शुरुआत से शुरू करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है सबसे शुरुआत में भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना। भारतीय संविधान का दर्शन यहाँ दिया हुआ है। तो दर्शन में क्या क्या आता है देख लेते हैं कि हर संविधान का दर्शन एक होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प में निहित है। उद्देश्य संकल्प जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था उसी से लिया गया है ये हमारा प्रस्तावना। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। देखिए लिखा है, इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया था। इसमें निहित कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नवत है। तो ये आप लोगों को सिद्धांत को जरूर से जरूर ध्यान रखना है, ऐसे में से सवाल बन जाता है। देखिए जैसे बनेगा सवाल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे सवाल के रूप में। जैसे भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। ठीक है, भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। अब यहाँ से सवाल बनता है कि भारत की संप्रभुता का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन में दिया रहता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत की जनता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या टिक करना है, भारत की जनता। आगे है कि इस राज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त होगी। तो अब पूछेगा अगला सवाल कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है। तो वहां पे हो जाएगा आपका 3 प्रकार की समानता। जैसे देखिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, ये 3 प्रकार की समानता की बात की गई है। अगला है कि भारत के समस्त नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, व्यवसाय करने, किसी भी धर्म तथा मत को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होगी। तो इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार के संविधान के प्रस्तावना में, तो ये है 5 प्रकार के। विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और जो 2 प्रकार के हैं वो इसमें शामिल है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें। अगला है अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षोपाय किया जाए। मतलब इन लोगों की रक्षा के लिए जो कम जनसंख्या में पिछड़े हुए हैं उनकी जो सुरक्षा होती है, उनका जो समाधान होता है, उनके लिए विशेष रक्षोपाय किया जाए, रक्षा के उपाय किया जाए। देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाए। देश की एकता स्थायित्व प्रदान किया जाए। भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान, गौरव व अधिकार दिलाया जाए तथा विश्व शांति और मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाए। तो ये हमारा संविधान के प्रस्तावना का दर्शन है, संविधान का दर्शन है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है कि ये समस्त दार्शनिक तत्व वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्य के आदर्शवादी मूल्य होते हैं और ये मूल्य ही शासन में मूलभूत होते हैं, जिनसे कल्याणकारी राज्य तथा प्रगतिशील समाज की रचना होती है। कल्याणकारी राज्य जानते हैं, जिसमें सभी वर्गों का कल्याण हो, कोई पीछे न रहे, सबका सामाजिक विकास हो, सबको सामाजिक न्याय मिले, तो उसको कल्याणकारी राज्य बोलेंगे। तथा प्रगतिशील समाज हो, एक दूसरे के बीच में कोई द्वेष भाव न हो, तो ये सब इसमें देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग आगे भारतीय संविधान की विशेषता में। भारतीय संविधान की विशेषता काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें भारतीय संविधान जो हमने बनाया है, भारत का संविधान, उसकी क्या क्या विशेषता रही है, तो उसके बारे में काफी इम्पोर्टेंट रहता है कि किस देश से संविधान का कौन सा हिस्सा लिया गया है। सवाल ऐसे मैच दी फ्लोइंग में पूछ देता है कि कौन सा विशेषता कहाँ से लिया गया है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, नम्यता का मिश्रण है। संविधान जो है हमारा सर्वोच्च है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। एकात्मकता की ओर उन्मुख संघीय संविधान है। संसदीय संप्रभुता है, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय,
पंथ निरपेक्ष राज्य, संसदीय शासन प्रणाली, कानून संविधान कानून के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्यात होता है। आगे है कि विधि का शासन जो व्याख्यात होता है वो उसमें कैसे आता है, जैसे कि विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय आदि। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों का समन्वय जो है त्रिस्तरीय शासन, आपात उपबंध, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। तो ये तो पता ही है आप लोगों को पॉलिटी। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण क्या है, कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग किस देश से लिया गया है। जैसे पहला है ब्रिटेन, ब्रिटेन से कौन कौन सा लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल तथा परमाधिकार लेख। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं कि इसमें क्या है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है आपके यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसमें से पूछा जाता है और ब्रिटेन वाले से, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति की, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान सर्वोच्च है, कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। अब आता है कनाडा, इसके बाद कनाडा भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या क्या है, इसमें क्या देखते हैं एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप होगा। अवशिष्ट शक्तियां जो है, जो तीनों सूचियों के बाद बच जाती है, वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच होगा और राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है, उसके लिए कनाडा से हम लोग ये लिए हैं। अगला आता है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में देखिए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इसमें से मुख्यतः क्या पूछता है, मुख्यतः यहाँ से राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया ये पूछा जाता है। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी यहाँ से पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके होता है आयरलैंड से। अगला आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से। अगला है फ्रांस। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस क्रांति से लिया गया है, तो वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावना में भी उल्लेख किया गया है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। तो उनकी ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब आता है जर्मनी। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, उससे क्या हम लोग लिए हैं, ग्रहण किए हैं, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जो आपातकाल लगता है तो कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, कुछ बाकी रहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से मूल अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है जापान। जापान में क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आता है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ में मूल कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। देखिए यहाँ से भी सवाल पूछता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो ये आता है आपका पूर्व सोवियत संघ। जबकि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है
फ्रांस और रूस वाला विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों में से कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो रूस से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अब आते हैं आगे। आगे है आपका उद्देशिका, मतलब कि जो प्रस्तावना की बात हम लोग कर रहे थे, नोट दिया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल 1 में, इसकी संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। आप देख लेते हैं संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन कौन से केस हुए थे, कब कब बना, कब कब कौन सा शब्द जुड़ा गया है, यहाँ से सवाल बनता है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। जो संविधान का प्रस्तावना है, हम लोग जो शुरुआत होता है हम भारत के लोग, इसको क्या बोलते हैं, संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था। अगर आप लोग बताते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। इस सवाल का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था। हम कमेंट में इसका जवाब पिन कर देंगे, आप लोग कमेंट में दीजिए इसका उत्तर। वस्तुतः यह उद्देशिका संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। फिर से देखते हैं कि वस्तुतः यह उद्देशिका संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, लेकिन ये संविधान की उद्देशिका जो है संविधान सभा के समक्ष रखा कब गया था, तो वो 13 दिसंबर 1946 में, ये ध्यान रखना है। और किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों शब्द ध्यान रखना है। अगला है कि प्रस्तावना संविधान के अर्थ निर्धारण में भी उपयोगी है। प्रस्तावना जो है संविधान का अर्थ विवेचना को महत्वपूर्ण आकार देता है। जैसे बेरूबारी संघ, यानी कि बेरूबारी 1960, जो एक केस है, एक बेरूबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है। प्रस्तावना का क्या कार्य है, तो संविधान के अर्थ का निर्धारण करना। ये किस मामले में दिया गया था, तो ये दिया था बेरूबारी मामले में। अगला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये तो आप लोग अवगत होंगे ही इससे, काफी इम्पोर्टेंट केस है। यहाँ से सवाल कितने बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। तो देखते हैं कि इस मामले में न्यायाधीशों ने संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है, यानी कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का ही अंग है। किस केस में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अतः उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, इसके लिए क्योंकि यह संविधान का ही अंग है। इस केस में दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है आपका कि परंतु यह संशोधन मूलतः संरचना के सिद्धांत, मूलभूत संरचना के सिद्धांत जो है यहाँ पर के अधीन होगा। मूलभूत संरचना का सिद्धांत भी इसी में दिया गया था। जैसे इसका प्रयोग जो है संविधान की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी प्रस्तावना को बरकरार रखते हुए कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग होगा, यानी कि अभिन्न अंग है। देखिए मोटा मोटी बात क्या है कि जो हमारा उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो संविधान का अंग है। तो उस आधार पर माना गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसी संशोधन में ये भी कहा गया कि मूलभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा, यानी कि जो मूलभूत संरचना है उसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं होगा, बाकी आप किसी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाए। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी इसको डिस्कस किया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। उद्देशिका में केवल एक बार
उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ये बीपीएससी का काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि 42 संविधान में सबसे पहले संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो एक बार। कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या परिवर्तन किया गया, तो परिवर्तन यह है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में। इसके बारे में देखते हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है इसको। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था, ये कमेंट में बताना है। अगला है कि वस्तुतः यह उद्देशिका संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। तो ये डेट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को उद्देशिका के रूप में पेश किया था लोग संविधान सभा के समक्ष। प्रस्तावना संविधान के अर्थ निर्धारण में भी उपयोगी है। बेरुबारी 1960 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में। इसका महत्व क्या है, तो संविधान के अर्थ निर्धारण में। अगला केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसकी तिथि को लेकर भी पूछा जाता है कि ये कब हुआ था। इसके मामले में न्यायाधीशों ने संविधान सभा के बाद विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है। जो हमारा प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो संविधान का अंग है। अतः उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। जब ये आया केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो उसमें कहा गया कि उद्देशिका जो है हमारा संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर परंतु देखिए, यह संशोधन मूलभूत संरचना के सिद्धांत, जो मूलभूत ढांचा है, उसके अधीन होगा। इसका प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया 1995, ये केस था LIC ऑफ इंडिया। इसमें भी प्रस्तावना को बरकरार रखते हुए कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार संविधान का प्रस्तावना क्या है, एक अभिन्न अंग माना गया है। अगर पूछा जाए किस केस में, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल और LIC ऑफ इंडिया केस 1995। आगे देखते हैं। आगे है उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया। उद्देशिका में जो है अब तक जो है कितने बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार। उसमें क्या जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से सवाल बनता है कि जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो वो था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब संविधान में प्रस्तावना बना था, लाया गया था, तो उसमें कौन कौन शब्द नहीं थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द था, ये उसमें नहीं था। अब आते हैं प्रस्तावना को देख लेते हैं क्या क्या शब्द है। शुरू होता है हम भारत के लोग से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए यहाँ पर न्याय कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का न्याय हो गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार का समता हो गया प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये डेट आप लोगों को याद रखना है, 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था। आगे है कि प्रस्तावना जो है परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। ये है इसका परिवर्तनीय का मतलब
कि न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता इसको लागू करवाने के लिए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। हमने ऊपर डिस्कस किया है इसके बारे में। कहाँ से लिया गया है? कि फ्रांस के क्रांति से। अगला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 में रूस की क्रांति से लिया गया। इसको भी डिस्कस किया हमने ऊपर। कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है तो उसके बारे में था। अब देख लेते हैं हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 1 से शुरू होते हैं, तो इससे पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसमें है कि संविधान के भाग एक में क्या क्या है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक संविधान का भाग 1 कहलाता है, ये ध्यान रखना है। भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। भारत के संविधान के भाग 1 में क्या चर्चा किया गया है, तो भारत संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई। अब आता है अनुच्छेद 1 से 4, तो इसमें क्या क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, यहाँ पर भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ हिंदुस्तान शब्द की चर्चा नहीं है, यहाँ पर इंडिया है। यानी कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। अगर सवाल आता है कि भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1। अगला है कि वर्तमान में इस अनुसूची में 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र है। 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल है। संघ राज्य क्षेत्र के शासन के लिए विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं। जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनके शासन के लिए नियम कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति, तथा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। जो प्रशासक नियुक्त होते हैं वही संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। अगला आता है आपका अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना कर सकेंगी। जो संसद है हमारी कानून बनाने की संस्था, तो ये विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्य की स्थापना, जैसे जो कोई किसी राज्य का निर्माण करना है तो उस नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद विधि बना सकती है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। इसी में एग्जाम्पल देखते हैं कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को, जो 35वां संविधान संशोधन बीपीएससी पूछ चुका है इसको सवाल, तो ध्यान रखना है। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया था। भारत को संयुक्त राज्य बनाया गया सिक्किम को। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का संघ में राज्य का दर्जा दिया गया। तो राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये ध्यान रखना है डेट और तिथि, क्यों? क्योंकि इससे बीपीएससी सवाल पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आगे है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है कि संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये शक्ति प्राप्त है किसको? संसद को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके एक राज्य बना सकता है। तो ये कौन कर सकता है? संसद। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है अनुच्छेद 3 में। संसद जो है विधि द्वारा राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, बढ़ा सकता है तथा किसी राज्य की सीमाओं या उसके नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। अभी संसद बहुत सारे जगहों के नामों में परिवर्तन किया है। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू होता है? तो ये आर्टिकल 3 है। इसमें नामों को परिवर्तन किया जा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर नाम बदलना है तो पहले राष्ट्रपति से सिफारिश किया जाएगा। किसी क्षेत्र को मिलाना है, किसी क्षेत्र को घटाना है, तो पहले राष्ट्रपति को सिफारिश जाएगा, उसके बाद संसद में विधि या विधेयक पास होगा। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। मान लीजिए उत्तराखंड राज्य हो गया या उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, अगर उसके सीमाओं में या उसके कुछ में परिवर्तन किया जा रहा है तो राज्य के विधानमंडल के पास उसको भेजा जाएगा उस पर
राय व्यक्त करने के लिए। इस प्रकार की राय राज्य द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर ही व्यक्त किया जाना है। मतलब कि जो राष्ट्रपति से टाइम तय करेंगे उसी में व्यक्त करना है। किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार, जब राज्य विधानमंडल अपना विचार उस पर व्यक्त करता है तो राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति या संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये उनके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश, अनुच्छेद 2, और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग संविधान संशोधन के थ्रू जानते हैं कि परिवर्तन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि उसके नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश तथा नामों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन होता है तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला है कि बेरूबारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। ये बेरूबारी संघ आया था मामला 1960 में। इसमें विचार व्यक्त किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए 90वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। 9वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, इसके अंतर्गत पाकिस्तान को सौंपा गया बेरूबारी राज्य क्षेत्र। तथा 100वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया। ये भी पूछा जाता है काफी। और भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण भी किया गया। कुछ मतलब कि 51 जो क्षेत्र थे भारत ने लिया और 101 क्षेत्र जो है भारत ने बांग्लादेश को सौंप दिया था। अब आते हैं राज्य पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग है, इसको देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। देखिए इसमें है आपका पहला आयोग है धर आयोग। धर आयोग है, इसके धर इसके सदस्य थे और सिफारिश किया था 1948 में आया था। सिफारिश ये था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रख करके प्रशासनिक सुविधा रखने की अनुशंसा की थी। कि मतलब भाषाओं के आधार पर राज्य को न पुनर्गठित किया जाए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठित हो। अगला आता है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति भी 1948 में आई थी। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सितार मैया। इसने क्या सिफारिशें की थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया। मतलब कि ये भी कह रहा था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। अगला समिति आया था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953 से 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसके बीच में इसके सदस्य थे फजल अली, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा। भाषा के आधार पर तो राज्य के गठन स्वीकार लिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब कि एक राज्य के लिए एक भाषा नहीं होगा बल्कि उस राज्य में अनेक भाषाओं को प्रचलन दिया जा सकता है। तो इसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन माना, लेकिन एक राज्य एक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1953 में पोट्टू श्रीरामुलु के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये आपका एग्जाम्पल है भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाओं के आधार पर यहाँ पर किया गया था। इसमें किसका निधन हो गया था, मतलब किसने धरना प्रदर्शन किया था? पोट्टू श्रीरामुलु। इसको ध्यान रखना है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक नागरिकता। नागरिकता से भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर नागरिकता से देख लेते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ है, तो संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 में। इसके अनुच्छेदों को देखेंगे और इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। इसमें उपबंधित है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होंगे, कौन नागरिक है कौन विदेशी है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसको है? संसद को।
नागरिकता संबंधी कोई भी संशोधन, कोई भी नियम कानून बनाना हो, कौन बनाएगा? संसद। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने सर्वप्रथम वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप एक्ट पारित किया था, जिसमें समय समय पर प्रासंगिक संशोधन किए गए। कब आया था सिटीजनशिप एक्ट? 1955 में। अब आता है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये अमेरिका जैसा संविधान नहीं है कि मतलब वहाँ पर राज्यों का भी एक नागरिकता है और देश का भी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। राज्य और देश के स्तर पर एक ही नागरिक है, जिसका अर्थ है कि सभी देश के नागरिक होंगे, राज्य या प्रांत के नहीं, और केवल एक देश के नागरिक होंगे, अन्य देश के नहीं। अर्थात किसी भी स्तर पर दोहरी नागरिकता स्वीकार्य नहीं है, मतलब कि एक ही देश में दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। अगला है कि विधिक व्यक्ति यानी कि कंपनी, निगम आदि नागरिक नहीं हो सकते। ये विधिक व्यक्ति यानी कि कंपनी, निगम ये नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए ये नागरिक नहीं है। भारतीय नागरिकता स्थान आधारित नहीं बल्कि वंश आधारित है। जो भारत की नागरिकता है, ये नहीं कि आप भारत में अगर बस गए तो भारतीय नागरिक हो गए, नहीं, ये वंश आधारित नागरिकता है। इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसको देख लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के वर्ग। अधिवास द्वारा नागरिकता अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अधिवास द्वारा मतलब कि जो यहाँ रहता है वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों में से कोई एक पूरा करता हो। पहला, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और तीसरा, वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो, तब जाकर के अधिवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, अगर पाकिस्तान से कोई आता है भारत में, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वह 2 शर्तें पूरी करता हो। जब 2 शर्त पूरी करेंगे तब जाकर के भारत के नागरिक कहलाएंगे। वो कौन कौन सा शर्त है? पहला है कि उसका या उसके माता पिता या उसके दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, तब जाकर के वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अगला, दूसरा शर्त है कि 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में प्रव्रजन करने वाले के लिए अलग अलग है। इस तिथि से पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वे आने के बाद से साधारणतः भारत में रह रहे होंगे, किंतु इस तिथि को या उसके पश्चात आने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा लिया हो। यह पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की तिथि से 6 महीने पहले भारत में रहा हो। अगला देखते हैं, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं तो उसका प्रावधान है आर्टिकल 7 में। इसके अनुसार जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जो भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने की अनुमति लेकर वापस आ गया हो तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और ऐसा आवेदन कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको भारत में 6 महीने रहना होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता क्या होगी। जो भारत के बाहर रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत में जन्मे थे या उनके दादा दादी, नाना नानी जन्मे थे। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी थे नहीं थे, किंतु वे भारतीय मूल के हैं, भारत में जन्मे थे। जब भारत का जो संविधान प्रारंभ हुआ उस समय वो भारत में नहीं थे। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उनके जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा।
यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है तथा उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है। अगला है आपका आर्टिकल 9 यानी कि नागरिकता की समाप्ति। कैसे कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है इसके बारे में देखते हैं। नागरिकता की समाप्ति, किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए कोई कनाडा का, कोई अमेरिका का नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ नोट लिखा हुआ है, किसी भी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। यह अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, उसका नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी भी अन्य रीति या नीति से नहीं छीना जा सकता है। आर्टिकल 10 में प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। कोई भी नागरिक के लिए कोई कानून बनाएगा, विधि बनाएगा, वो संसद बनाएगा आर्टिकल 11 के अनुसार। यह ध्यान रखना है कि संसद विधि कब बनाती है, किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 11 में। इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। अब देख लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं। नागरिकता अर्जन करने के लिए 5 तरीके हैं जो संविधान में नहीं है बल्कि कहाँ है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में। कभी कभी सवाल ये पूछता है कि संविधान में नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके का वर्णन किया गया है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्णित है, न कि संविधान में है। तो कौन कौन आधार है, तो जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, इसका अर्थ मतलब लंबे समय तक भारत में निवास के आधार पर नागरिक बन जाने से। और 5वां है किसी क्षेत्र में भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह भी निर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग में कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ये 5 आधार दिए हुए हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। इसमें 1955 की धारा 8 और 9 और 10 में नागरिकता समाप्ति के 3 स्थितियां बताई है, कैसे कैसे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 8, 9 और 10 में बताया गया है। पहला है नागरिकता की परित्याग करने पर, अगर आप स्वतः ही नागरिकता छोड़ देते हैं तो मान लिया जाएगा। दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार लेने पर, अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो जाते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है भारतीय संविधान के अनादर, अनिष्ठा आदि के आधार पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। तो अगर भारत के संविधान का अनादर करते हैं, इसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। अगला है अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय किसको बोलते हैं? एनआरआई। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं। पहला तो ये कि भारत के नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। एनआरआई जो होते हैं भारत के नागरिक होते हैं और भारत के पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु ये नौकरी या व्यवसाय के लिए साधारणतः भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती हैं। ये कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार का भी पूरा अधिकार होता है, जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन, किंतु चुनाव लड़ने का अधिकार साधारणतः नहीं है। ये मत तो दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह ध्यान रखना है। भारत में एनआरआई कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय बैंक से भारतीय मुद्रा में खाता भी खोल सकते हैं ये एनआरआई। अगला आता है पीआईओ। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, ये तीन टर्म को, ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई। अगला है पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं, किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। पीआईओ कार्ड धारकों को कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक वीजा की जरूरत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एक यात्रा के दौरान 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्र पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट है। भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन? तो भारतीय मूल के व्यक्ति। कम से कम 7 वर्ष रहना होगा। इन्हें मताधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, न तो ये मत दे सकते हैं, न ही चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हें भी एनआरआई कोटे में शिक्षा का अधिकार है।
तथा भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में खाता खोलने का भी अधिकार है इन्हें। अगला देखते हैं समुद्र पारीय यानी कि ओसीआई। और ओसीआई को देख लेते हैं। समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, ये वे लोग हैं जो कभी भारतीय नागरिक थे किंतु अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने के चलते इनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है। ये भारत के नागरिक थे लेकिन अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर इनकी नागरिकता समाप्त हो गई है। इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्रा की अवधि चाहे कितनी लंबी हो, इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो, इसकी विशेषता है। इन्हें ही एनआरआई कोटे में शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता भी खोल सकते हैं। ये भारत में गैर कृषि कार्य हेतु जमीन भी खरीद सकते हैं। जो भारत में ये जो ओसीआई है, भारत में गैर कृषि कार्य के लिए जमीन खरीद सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया और जारी सभी पीआईओ कार्डों को ओसीआई कार्डों की दर्जा प्राप्त होगा। अब अगला देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो काफी चर्चा में रहता है। इसमें क्या कहा गया कि यह अधिनियम नागरिकता एक्ट 1955 में संशोधन करता है। नागरिकता एक्ट 1955 उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करता है जिनके आधार पर नागरिकता हासिल की जा सकती है। इनके आधार पर नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भारत में किसी परिक्षेत्र या समावेश द्वारा नागरिकता मिलने की बात कही गई है, जो हमने ऊपर बताया था। इसके अतिरिक्त यह एक्ट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर, भारतीय कार्ड धारकों द्वारा विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और उनके अधिकारों को रेगुलेट करता है। ओसीआई को भी रेगुलेट करता है। अधिनियम इस एक्ट में संशोधन करता है और कहता है कि 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में दाखिल होने वाले अफगानिस्तान, इम्पोर्टेंट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 जो धर्म है, इनके लोगों के साथ अवैध प्रवासियों के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसमें कौन सा धर्म शामिल नहीं है? तो मुस्लिम धर्म इसमें शामिल नहीं है। इस लाभ को हासिल करने के लिए इन्हें केंद्र सरकार से विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट 1920 में छूट दी जानी चाहिए। अगला है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ये नागरिकता के प्रावधान जो हैं संविधान की 6ठी अनुसूची में, हम लोग आगे पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन राज्य शामिल है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। इन राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों पर यह नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। आदिवासी क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला शामिल है। इन क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। अगला है कि ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। मतलब कि ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी नागरिकता अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में भारतीयों की यात्रा को इस परमिट प्रणाली से रेगुलेट किया जाता है। यह परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में लागू है। यानी कि जो म्यांमार से साझा करते हैं अपना सीमा, उस पर क्या लागू है? परमिट प्रणाली, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इस प्रकार हमने आज इतने सारे टॉपिक को देखा, प्रस्तावना से लेकर के भारतीय संविधान की विशेषता, उद्देशिका, नागरिकता, संघ राज्य क्षेत्र। अब आगे से हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि परीक्षा आप लोगों की काफ़ी नज़दीक आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।